3 वायदा कंपनीज के रिजल्ट्स पे मेरे ख्याल से रिएक्ट करना है। 2 तो सरकारी हैं, एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर, और एक वोडाफोन पे। तो रिटेल का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा वोडाफोन पे रहता है। हर्षदा, ये वोडाफोन के नंबर, 1 मिनट, वोडाफोन की चार्ट मानस आप खोल के रखना, मैं आता हूं आपके पास। नंबर्स कैसे लग रहे हैं? कुछ है कुछ नंबर्स में लॉस था, पहले भी था लॉस, सबकी बारी भी है, लेकिन लॉस थोड़ा सा घट कर आया आशीष। तो 6,432 करोड़ के आसपास का लॉस है, जो पिछले क्वार्टर में 7,675 करोड़ के आसपास था, कम जरूर हुआ है। रेवेन्यू फ्लैट है, 1% तक की गिरावट देखने को मिली, 10,508 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, ये 10,607 करोड़ से घटकर आया है। इबिटा में भी 3% तक का डिक्लाइन ही देखने को मिला है, 4,204 करोड़ के आसपास का ये फिगर। मार्जिन स्टेडी है 40% के आसपास। कंपनी ने आरपू का जो डिटेल दिया है, आरपू में दबाव नहीं है, वो एक अच्छी चीज है। 146 रुपीज के आसपास आरपू क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेडी है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 139 से बढ़कर 146 पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो आरपू के फ्रंट पर ये स्टेडी रहना मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव है। स्टडी रहा है आरपू के फ्रंट पे। लॉसेस थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, पर मानस ये बड़े बड़े सौदे हुए, बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स आए, ऐसा लगा चले चले, चल वल नहीं रहा है। ऊपर से ठंडा पड़ गया, लार्जली कंसोलिडेशन में ऐसा लगता है फंस गया है। वोडाफोन प्लेस्ड कैसा है चार्ट्स पे? एट 16 रुपीज आपका कॉल क्या है? देखिए, अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो 2 से 6 महीने का है तो आइडिया को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से 200 मूविंग एवरेज जो कि 14 रुपीज है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है, लेकिन उसमें आपका समय ज्यादा होगा। अगर आपको ट्रेडिंग कॉल लेना है तो आपको इंतजार करना है 16 रुपए 50 पैसे के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर 16 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकले तो 15 रुपए 75 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, और उस केस में 18 रुपए के टारगेट आप देख सकते हैं आइडिया में। हाँ, डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम के लिए घुसना चाहते हो। उस लिहाज से मानस की बढ़िया सी कॉल वीआई पे, वोडाफोन आइडिया पे, जिसके नंबर्स ठीक हैं, लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। अजदा कह रही हैं आरपू स्टेबल आपको इस क्वार्टर में नजर आएंगे। दूसरा वायदा का नंबर, बहेती साहब आप जरा चार्ट खोलना, वो है एनएमडीसी का। ऑप्टिकली तो अच्छे दिख रहे थे, हर्षदा बताएंगे, लेकिन नतीजे वाकई हैं कैसे, इंटरनल्स कैसे, एनएमडीसी कैसे लग रहे हैं? उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन आशीष देखने को मिला है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बेहतर किया है कंपनी ने। 1964 करोड़ का मुनाफा 18% बढ़कर जरूर आया है। अनुमान था 1709 करोड़ के आसपास का, तो वो बीट है। आप रेवेन्यू देखिएगा, फ्लैट जरूर है 5,414 करोड़। यहाँ पर ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन 5,500 करोड़ के ऊपर की थी। दूसरी तरफ एबिटा परफॉर्मेंस आप देखिएगा तो 2,340 करोड़ पर आया, 17% तक की ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशन था कि 2,070 करोड़ का ही एबिटा कंपनी पोस्ट करेगी। मार्जिन्स बढ़कर 43.2% पर आए हैं। अनुमान था कि मार्जिन स्टेडी रहेंगे 37% के आसपास ही। तो उस लिहाज से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर जरूर किया है। एक्सपेक्टेशन से बेहतर आंकड़े आते हुए, हाँ, वॉल्यूम्स ठंडे थे, दबाव में थे, इसलिए आय फ्लैट है। अदरवाइज ऑपरेशनली एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस एनएमडीसी डिलीवर करता हुआ। बहेती साहब, लेकिन नंबर से पहले कल 3.5% मजबूत, दिन के हाईस पे जाके ऑलरेडी बंद हुआ है, पर प्लेस्ड कैसा है स्टॉक? क्या करोगे अच्छे नंबर्स के बाद? जी, आशीष जी, गिरावट काफी थी स्टॉक में। पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली एक फॉलिंग पैटर्न बन रहा है, और एक बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा था। कल और 2 दिन में बेस्ट पार्ट ये रहा कि 200 डेमा पे ही सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और एक थोड़ा सा साइन ऑफ रिवर्सल देखने मिला है। बट आज नंबर्स के बाद थोड़ी सी ये मार्केट को देखना चाहिए कि कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। एंड 232 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह है, उसके नीचे इसमें ट्रेड ना करे। 232 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 230 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एनएमडीसी अच्छे नंबर्स, और बहेती साहब कह रहे हैं तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तीसरा वायदा का नंबर, वो है हिंदुस्तान कॉपर। सतपुते साहब, आपकी बारी, चार्ट साहब खोलो। हजदा, नंबर्स कैसे हैं? अच्छा परफॉर्मेंस है आशीष। प्रॉफिट आया है 113 करोड़ के आसपास। पिछले साल इस तिमाही में 47 करोड़ का प्रॉफिट था, तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 33% बढ़कर 494 करोड़ पर आता हुआ। इबिटा में भी सॉलिड ग्रोथ है, 83 करोड़ से बढ़कर ये 188 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया। तो 2 गुना इबिटा हुआ है, 2 गुना मुनाफा हुआ है। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी के मार्जिन में भी। 22.4% के मार्जिन बढ़कर 38.2% के आसपास आ रहे हैं।
तो हर पैरामीटर पर इस कंपनी ने भी एक उम्दा प्रदर्शन दिखाया है Q1 में। इसके भी अच्छे नंबर्स भाई, तीनों नंबर्स मतलब जो वायदा के हैं डिसेंट हैं, अच्छे हैं। हिंदुस्तान कॉपर, सतपुते साहब क्या करना है? जी, मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन है ये ऑलरेडी चालू था, करीबन 400-410 का टॉप बना है और ये जो टूटा इसने अपने 200 डे में यानी 280 का लेवल टेस्ट किया पिछले हफ्ते, तो वहां से रिकवरी मोड में है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली आज ये और रिकवर होगा, एक रिलीफ रैली प्ले होगा। इसका पहला टारगेट होगा 318 का। अगर वो चला जाए यानी उसके अगर ऊपर चला जाता है तो 325-330 तक की जगह बनेगी। तो काउंटर पे मुझे लगता है एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा, जिसका अगर आप लॉन्ग प्ले करना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखे आप 298 का और लॉन्ग करें हिंदुस्तान कॉपर। लॉन्ग करिए भाई हिंदुस्तान कॉपर को। बढ़िया, ये हो गए तीनों वायदा के नंबर्स। कैश के नंबर्स पे अभी आगे आता हूं, उससे पहले अब वो जो MSCI के बदलाव अनाउंस हुए हैं 30 अगस्त से इफेक्टिव होंगे, लेकिन आउटकम सामने है, तो बट ऑब्वियस आज स्टॉक्स पे कुछ हद तक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट में तोड़नी क्योंकि काफी लंबी लिस्ट थी। बिल्कुल, यतिन स्टूडियो में रेडी दिखेंगे। गाबा सर, आप HDFC बैंक का चार्ट एनालाइज करके रखना, मैं आता हूं आपके पास। पहले इसी के साथ क्या मामला है पूरा? HDFC बैंक में पैसा आ भी रहा है, फिर भी दिल खुश नहीं है। हाँ, तो ये कभी खुशी कभी गम वाला मामला हो गया है। खुशी की बात यह है कि HDFC बैंक का वेटेज जो है वो बढ़ चुका है और जो फ्री फ्लोट फैक्टर एडजस्टमेंट जो एक्सपेक्टेड था वो ऐसा हुआ है, लेकिन ये 2 पार्ट में होगा। द डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज के जो एक्सपेक्टेशन था कि $3.25 बिलियन का इन्फ्लो एक साथ होगा, वैसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो MSCI का वेटेज है अब 0.37% से बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा, जो MSCI का HDFC बैंक के लिए है। पहले एक्सपेक्टेशन था ये आधे % से ज़्यादा का हो जाएगा। अभी इशू क्या है कि जो अगस्त रिव्यू है इसके वजह से जो MSCI की बाइंग है HDFC बैंक में वो केवल $1.8 बिलियन तक सीमित रह जाएगी और नवंबर में फिर से एक बार इसका रिव्यू रहेगा। कंडीशन एक ही है कि अगर ये फ्री फ्लोट जो FI की हेडरूम है वो 20% रहे तो आपको बैलेंस जो अमाउंट है लगभग उतना ही एक $1.8 बिलियन का, $1.5 बिलियन का वो ऐड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एसेंशियली ये बाइंग जो है वो 2 फेजेस में तब्दील हो गई है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और इसमें स्टॉक आज थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट में क्यों रहेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारे आर्बिट्राज फंड और प्रॉप अकाउंट्स MSCI में एडिशन या वेटेज चेंज के चलते ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो शायद आज एक ऐसा दिन होगा, क्योंकि $3 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था तो वो हिसाब से पोजीशन बनी थी, तो थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग आज होगी। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक प्रेशर में रह सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। 2 पार्ट्स में होगा, एक अगस्त रिव्यू में होगा जहां $1.8 बिलियन का बाइंग आपको दिखेगा और बैलेंस जो है नवंबर रिव्यू में आपको होता हुआ नजर पड़ेगा, सब्जेक्ट टू एक ही कंडीशन के जो आपका हेडरूम हो वो 20% हो। जो एक साथ आ जाता वो एक साथ नहीं आ रहा है, आएगा शायद, लेकिन टल के आएगा और उसमें थोड़ा सी कंडीशनल हो गई दूसरे ट्रांच के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा फीका सा मामला हो गया। गाबा सर, लेकिन HDFC बैंक चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? तो चार्ट में एक साइडवेज जोन है, बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन इसमें रेंज बाउंड है 1550 और 1700, ये एक जोन बना हुआ है, इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे के आसपास जोन पे आसपास मिलता है तो खरीदना चाहिए, अपर रीजन्स में उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब तक ये 1700 के ऊपर ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पर क्लोज नहीं देता, तब तक ये रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो डिप्स बायबल अब 1550, फिर 1700 है तो बेच दीजिए, तो करीब ₹150 का एक अच्छा मूव मिल सकता है ट्रेडिंग बैंड, और ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, ये डिस्क्लोजर है मेरा। और एक्विजिशन कॉस्ट तो बता ही नहीं आपने उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है 0 से कम है, क्योंकि डिविडेंड आते आते। तो आप 0 से कम है मतलब HDFC बैंक ने आपको पैसे दिए कि गाबा सर आप मेरे स्टॉक रख लो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, डिविडेंड आए ना काम। ठीक है। HDFC बैंक डिस्क्लोजर अलग अपनी जगह, लेकिन ये है चार्ट्स की पोजीशनिंग जो गाबा सर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करी। अदानी ग्रुप एंटिटीज रडार पर रहेंगी भाई। MSCI ने एम्बार्गो लिफ्ट कर दिया है, क्या मायने इसके, क्या मतलब? यतिन, अच्छा आपने 2 स्टॉक मेंशन करे थे, कौन से थे? अदानी टोटल और वो जो एनर्जी और अदानी एंटरप्राइज, ये अच्छा 3। कविता जी, अदानी टोटल, अदानी एनर्जी और अदानी एंटरप्राइजेस, ये आप चार्ट टटोल के रखना, कहीं कुछ दिख रहा हो मौका ट्रेड का तो आप बताना। ये मामला क्या है पहले आप ये समझो। तो देखिए, एक सर्कुलर इशू हुआ है अभी MSCI की तरफ से जो थोड़ा लेट आया। मामला ये है कि आपको अगर याद हो तो जब हिंडनबर्ग का मामला हुआ था तब हिंडनबर्ग ने बहुत सारी FI एंटिटीज जो अदानी के शेयर्स होल्ड करती है उस पर सवाल उठाए थे।
तो MSCI ने तब जो हिंडनबर्ग जब मामला हुआ था तब ये फैसला लिया था कि ये जो FII होल्डिंग है इसको हम फ्री फ्लोट फैक्टर में नहीं गिनेंगे। तो इसके वजह से आपने एक टाइप का वेटेज कट देखा अदानी ग्रुप शेयर्स में। अभी इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी जो पहले अदानी ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था, और अदानी एंटरप्राइजेज, ये 3 एंटिटीज़ पे असर हुई थी। और क्योंकि MSCI ने अपना जो डिसीजन है वो रिवर्स कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेबी ने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन है, कोई पर्टिकुलर खामी इस पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग वाले मामले में नहीं पाई, तो MSCI ने अपना डिसीजन रिवर्स किया है, जिसके कारण आज अदानी ग्रुप के शेयर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि ये एम्बार्गो था वो लिफ्ट हो गया है और अभी MSCI के जो फंड्स हैं वो फिर से एक बार अदानी ग्रुप के शेयर्स जो एम्बार्गो पे थे वहां खरीदारी कर सकते हैं। तो फ्लोज वापस शायद अदानी ग्रुप एंटिटीज में आते हुए नजर आए, और उसमें भी प्राइमरली जहां पे दिक्कत ज्यादा आई थी अदानी टोटल, अदानी एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस। गौरांग सर, ये इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में कोई अदानी ग्रुप स्टॉक जो फंडामेंटली आप लोग पिक एंड चूज करके पोर्टफोलियो में रख रहे हो, या पूरे ग्रुप से थोड़ा सा दूरी हो? नहीं, ACC पर हमारी अंबुजा ACC माफ कीजिएगा, अंबुजा पर खरीदारी की राय रही है, लेकिन बाकी अन्य अडानी ग्रुप कंपनियों पर कवरेज है नहीं, तो हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे आशीष। तो वो सीमेंट कंपनी, आज तो गौरांग सर ने अपने टॉप बेट्स में ACC वैसे भी मेंशन करा है, लेकिन ACC, अंबुजा ये पसंदीदा बेट्स हैं इस ग्रुप की। लेकिन कविता जी, वो 3 स्टॉक्स, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अदानी एंटरप्राइजेस के थ्रू, क्योंकि रब ऑफ सबका वहीं आना है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस लग रहे हैं स्टॉक्स या अदानी एंटरप्राइजेस पर से? आशीष जी, अगर उन तीनों स्टॉक्स को देखें तो मुझे लगता है अदानी टोटल गैस में कल जिस तरीके से हैमर फॉर्मेशन आया है, इस न्यूज के चलते एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कल ही के दिन का लो का मेंटेन करना चाहिए। इन केस अगर 835 के ऊपर ये ट्रेड होने लगता है तो यहाँ एक अच्छा एक्सटेंडेड मूव बनते हुए दिख सकता है, 930 940 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 835 के ऊपर निकले तो अदानी टोटल गैस में एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। अदानी टोटल गैस अच्छे मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं, SL बता रखा है कविता जी ने, जिसके साथ आप तेजी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन HDFC बैंक रडार पे और ये अदानी ग्रुप एंटिटीज रडार पे। अब इसके अलावा वो इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स इंपॉर्टेंट वाले जो हमको रडार पे रखने हैं, कौन कौन से? तो MSCI ग्लोबल इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस करेंगे आशीष, जहां 7 इंक्लूजन हुए हैं और 1 एक्सक्लूजन हुआ है। जो इंक्लूजन वाले शेयर्स हैं वो आपके सामने वो लिस्ट आएगी, जहां डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, जाइडस लाइफ, RVNL, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे कंपनीज जो हैं जहां आपको एक इंक्रीमेंटल फ्लो दिखेगा MSCI की तरफ से। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन आइडिया और ऑयल इंडिया, ये टॉप 3 स्टॉक्स हैं जहां लगभग 25 मिलियन डॉलर, $250 मिलियन के आसपास की आपको बाइंग आती हुई नजर पड़ेगी। तो ब्रॉडली ये मान के चलिए ये सारे स्टॉक्स हैं जहां 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग है। एक स्टॉक जो है वो MSCI से बाहर हुआ है, वो है बंधन बैंक, और वहां आपको लगभग $125 मिलियन के आउटफ्लो दिखाई देंगे। ये लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पे, ये सारा एक्सपेक्टेड लाइन पे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे। ठीक बात। अब इंक्लूजन अपनी जगह, एक्सक्लूजन पे चर्चा कर लेते हैं। मानस, बंधन बैंक, एक बार जरा चार्ट देखिएगा। अब 30 अगस्त को होना है बदलाव, इफेक्टिव 30 अगस्त ना, 30 अगस्त की शाम को एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, क्योंकि 31 को सैटरडे है तो फ्राइडे को हो जाएगा 3 बजे। तब होना है फ्लोज, तो तब आएंगे जाएंगे। लेकिन बंधन बैंक प्लेस कैसा दिख रहा है मानस? देखिए, बंधन बैंक ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और अब जब गिरावट देखने को मिल रही है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है, 190 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी केवल और केवल 207 रुपए के ऊपर करेंगे। कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए, या तो ट्रेडिंग कॉल लेना है तो शॉर्ट कॉल लीजिए, टारगेट सेट करिए 190 रुपए के। डिसअपॉइंट किया है बंधन बैंक के लिए, खबर भी डिसअपॉइंटिंग आती हुई, पर एक्सपेक्टेड था। अब एक और, अब वापस रिजल्ट्स की तरफ चला जाए। अपन ने 3 वायदा बाजार के नंबर्स, कौन कौन से, वोडाफोन आइडिया, NMDC और हिंदुस्तान कॉपर पे चर्चा कर ली थी। कुछ इंपॉर्टेंट अब कैश के नंबर्स पे हर्षदा के पास चला जाए। उसमें पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स, बैती साहब चार्ट आप चेक करके रखना, कुछ करके नहीं देता ये स्टॉक, दायरे में फंसा हुआ है, उसके भी लोअर चैनल के आसपास शायद कामकाज करता हुआ। प्लेस्ड कैसा है वो आप बताना, नंबर्स कैसे लगे वो हर्षदा बता देंगे। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है आशीष, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो मुनाफा इनफैक्ट 51 करोड़ पर आया है।
रेवेन्यू जरूर बढ़ा है करीब 11%, 464 करोड़ के आसपास आता हुआ, लेकिन मार्जिन्स जो है 18.3% के आसपास आए हैं। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने दरअसल एक्विजिशंस किए प्योरसॉफ्ट और ऑरिस का, उससे वो रेवेन्यू में हमने देखा है 11% तक की वृद्धि देखने को मिली है और कांस्टेंट करेंसी में 11.4% तक का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया है। इबिटा में इंप्रूवमेंट है, लेकिन मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। पिछली बारी एक एक्सेप्शनल आइटम था, उस लिहाज से वो प्रॉफिट ज्यादा इन्फ्लेटेड दिखाई दिया, लेकिन क्लियरली नंबर्स फीके ही हैं, ज्यादा कुछ आतिशबाजी कंपनी ने डिलीवर नहीं की है। तो रेवेन्यू मोमेंटम जो दिख रहा है वो इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव अधिग्रहण के चलते और मार्जिन्स ठंडे पड़े हुए हैं, तो फिर तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। भाई साहब, चार्ट्स पे कैसा मूड है? आशीष जी, चार्ट्स पे भी प्रेशर है काफी, और जब से हमने देखा 25 जून के करीब जब मैनेजमेंट ने अपना स्टेक सेल किया था, वहां से तो और प्रेशर इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। तो हमारी सलाह है इसमें कोई भी बाइंग अटेम्प्ट नहीं करे, क्योंकि मिड कैप आईटी में काफी अच्छे शेयर्स है जिनमें अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, इससे दूर ही रहे। और ये काफी अच्छे में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? जी, परसिस्टेंट और केपीआईटी, अगर कैश मार्केट में केपीआईटी और एफएनओ में परसिस्टेंट काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। इससे पुणे वाली पसंद आती है आपको, ऐसा है क्या? सॉरी आशीष जी, ये दोनों हेडक्वार्टर्ड इन पुणे है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ पुणे वाली पसंद आती है या फिर लॉजिकली चार्ट्स पे भी ऐसी स्ट्रेंथ थी? जी आशीष जी, थोड़ा सा बायस हो जाता है पुणे के कारण। लेकिन दोनों कंपनी अच्छी हैं, फंडामेंटली भी अच्छी हैं। केपीआईटी और परसिस्टेंट सिस्टम ज्यादा बेहतर है। हैप्पीएस्ट माइंड चार्ट्स भी वीक है, हर्षदागरी नंबर्स देख के भी मजा नहीं आ रहा है, अवॉइड ही करिए उस काउंटर को ज्यादा अच्छा। इस बीच एक सुंदरम फास्टनर्स पे लार्ज ट्रेड होता हुआ ब्लॉक विंडो में ऑलमोस्ट 33 लाख शेयरों का सौदा। अब किसने बेचा किसने खरीदा वो तो शायद दिन के दौरान सूत्र बताएंगे और शाम तक फिर प्रिंट सामने आ ही जाएगा एक्सचेंजेस पे इस लार्ज ट्रेड रिलेटेड, लेकिन ये स्टॉक और रडार पे रख लीजिएगा। हर्षदा, बाकी अपन हैप्पीएस्ट अलग कर लिया था, लेकिन कैश के गुड बैड अगली पहले अच्छे नंबर्स आपके सामने पेश करते हैं। तो डॉम्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है, मुनाफे में 50% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। रेवेन्यू 17% बढ़ा कंपनी का, इबिटा और मार्जिन्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जेंसॉल इंजीनियरिंग के केस में मुनाफा 1 गुना बढ़ा है, आय में भी 1 गुने से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट ऑपरेशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। डॉलर इंडस्ट्रीज के लिए 6% मुनाफे में ग्रोथ, 2% ऑफ कोर्स रेवेन्यू बढ़ता हुआ, लेकिन 31% इबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है। IRFC के लिए भी पॉजिटिव क्वार्टर है, लेकिन हल्की बढ़त देखने को मिली है मुनाफे और रेवेन्यू में। हुडको के लिए ज्यादा बेहतर क्वार्टर निकल कर आया, 25% का इजाफा मुनाफे में, तो 11% तक की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अब आते हैं खराब नंबर्स पर, और उसमें कैंपस एक्टिवेयर है। कैंपस के केस में लगातार अंडर परफॉर्मेंस है, 19% की गिरावट मुनाफे में, आय 4% घटकर आई। मार्जिन्स देखिए 18% पर हुआ करते थे, 15% आ गए, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। RCF के लिए 84% की गिरावट मुनाफे में, आय 9% जरूर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। NRB बेरिंग्स के केस में 35% का इजाफा आय मुनाफे में है, आय बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है और इबिटा में भी प्रेशर देखने को मिला है, तो वो भी एक खराब परफॉर्मेंस। कैमलिन फाइन केमिकल्स में घाटा आया है वर्सेस अ प्रॉफिट, आय में दबाव, मार्जिन्स खासे कॉन्ट्रैक्ट आधे होते हुए दिखाई दिए हैं। HOAC के केस में भी मार्जिन्स में गिरावट है, रेवेन्यू और मुनाफे में दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। अमी ऑर्गेनिक्स के केस में मुनाफा 34% घटा है, मार्जिन्स काफी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए और इबिटा में भी 13% तक की गिरावट देखने को मिली है। इनमें से पहले तो एक जमाना था सरकारी डिस्कस नहीं करते थे, आज इन्हें सरकारी डिस्कस नहीं करो तो क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट इतना ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत। हटको का चार्ट कविता जी आप रेडी रखना। इस बीच IRFC सतपुते साहब आपके पास, हर्षदा ने गुड में कैटेगराइज कर रखा है IRFC को, चार्ट्स कैसे है? आशीष जी, देखिए IRFC का चार्ट देखे तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है 180 182 के आसपास, बट एट द सेम टाइम इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है। ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस हम जो कहते हैं वो करीबन 187 के आसपास है, तो आज अगर ये 187 का लेवल पार करता है खुलते ही प्रोबेबली, तो मुझे लगता है इन दैट केस ये क्लियर बाय हो जाएगा। मुझे लगता है 190 195 तक का स्विंग मिलेगा, सो बाय करना है तो 187 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 184 का, कंडीशनल बाय 187 के ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही ना आशीष, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो PSU कंपनियों में अब वो मोजो नहीं रहा जो 3-4 महीने पहले तक था। ओके, मतलब आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, चाहे रेलवे स्टॉक्स हों, चाहे
PSU बैंक्स हों फॉर एग्जांपल एकदम थक गए, एक्सेप्ट फॉर जो एनर्जी स्टॉक्स हैं PSU बास्केट में। एनर्जी स्टॉक्स जो वहाँ पर अभी भी अच्छा मोमेंटम है, ONGC, HPCL, BPCL वगैरह। लेकिन रेलवे, डिफेंस, PSU बैंक्स ये कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि थोड़े से थक गए हैं। तो जो मार्केट का फोकस है वो पूरा का पूरा इस समय PSUs में अगर एक बास्केट में है तो वो एनर्जी बास्केट में। बाकी आज देख लेते हैं नंबर्स पर अगर कुछ मार्केट इम्पैक्ट रिएक्ट करता है या नहीं। अदरवाइज क्लियरली थोड़ा सा हायर लेवल पर यहाँ पर मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, एटलीस्ट कुछ फैंसी PSU स्टॉक्स में। थक गए। हटको जैसे 350 वाला अब 300 के आसपास कामकाज कर रहा है ऑफ हाइज। कविता जी, नंबर्स अच्छे, चार्ट्स कैसे? या सो हटको में भी आप कल अगर देखें तो अपने 10 EMA के ऊपर ये काउंटर निकला था, बट ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी। मुझे लगता है कल का लो अगर ये प्रोटेक्ट करता है 290 का, तो यहाँ मूव बनते हुए देख सकते हैं 320-25 के। सो कल की लो एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा जो इस काउंटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, अगली खबर की तरफ बढ़ा जाए। HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में रिस्क वेटेजेस रिलेटेड डेवलपमेंट। अजदा, क्या मामला है? आरबीआई की तरफ से दरअसल एक गाइडलाइन आई है आशीष। यहाँ पर बेसिकली जो पब्लिक डिपॉजिट कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को इजाज़त है एक्सेप्ट करने की, लगभग 26 ऐसी कंपनियां हैं। उसमें LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग प्रोमिनेंटली आप ध्यान में रखिएगा। उनको कहा गया है कि बेसिकली आपने कुछ नॉर्म्स हम आपके लिए टाइटन कर रहे हैं ताकि वो NBFCs के साथ जोड़ कर देखे जा सके। बेसिकली आरबीआई ने कहा है कि जो क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एक डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लेती है, उसका नेट ओन्ड फंड का जो अमाउंट है, पहले 3 गुना का आप फंड रेज कर सकते थे, आप पब्लिक डिपॉजिट रेज कर सकते थे, उसे अब घटाकर आधा किया गया। 1.5 टाइम्स ही आपका नेट ओन फंड का आप पब्लिक डिपॉजिट रेज कर पाओगे। साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को डायरेक्ट किया गया है कि ये मेंटेन करे 13% लिक्विड एसेट्स अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, और इसे बढ़ाकर आगे 15% तक ले जाने की बात कही गई है। आपको याद होगा कि क्रेडिट पॉलिसी में वैसे भी आरबीआई गवर्नर ने स्पेसिफिकली कहा था ये जो कई सारी हाउसिंग कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां टॉप अप लोन्स दे रही हैं, वो पैसा एक्चुअली हाउसिंग या फिर रीपर्पसमेंट में लगाने के बजाय इधर उधर जा रहा है। उस लिहाज से थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है। उसके बाद ये फिलहाल नॉर्म्स आते हुए दिखाई दिए हैं। तो बेसिकली कहा गया है कि अगले मार्च 25 तक आपको 15% लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा और जनवरी तक इसे 14% पर लाने की बात हो रही है। 2 कंपनियां स्पेसिफिकली आप रेडार पर रखेंगे, PNB और LIC हाउसिंग फाइनेंस। रखिए इनको रेडार पे। बाकी की कुछ खबरें? दूसरी खबरों में आप मैरिको रेडार पर रखेंगे। कंपनी ने कह दिया है कि बांग्लादेश में जैसे जैसे स्थिति बेहतर हो रही है, इनके ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, और इनफैक्ट पिछले हफ्ते से नॉर्मल स्केल से कुछ कामकाज रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पर चल भी रहा था। दूसरी तरफ आप रेडार पर रखिएगा जिंदल स्टेनलेस। इनको एक क्वालिफाइड वेंडर के तौर पर चुना गया है। ये दरअसल स्टील शीट्स और प्लेट सप्लाई करेंगे अपने हिसार प्लांट से। ब्रह्मोस के लिए दरअसल जो क्रूज मिसाइल्स बनाने वाली एंटिटी है उसके लिए सप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। JSW स्टील ने 66.67% इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक एंटिटी में ले लिया है $120 मिलियन में। तो उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। इस एंटिटी के पास 2 कोकिंग कोल माइंस ऑस्ट्रेलिया में है। GR इंफ्रा को 53 करोड़ का एक REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी की तरफ से LOI मिला है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। ओके, इस बीच पालिया साहब पैनल में जुड़ते हुए। पालिया साहब, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ूं उससे पहले आपका टॉप कॉल आज का। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉप कॉल में स्टॉक पसंद आ रहा है फार्मा स्पेस, और उसमें हमें लगता है ग्लेनमार्क पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड के, और स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे एक माइनर कंसोलिडेशन के बाद वापस से फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे हमें लगता है कि ग्लेनमार्क में एक अच्छा मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1540 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। 1540-1550 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए ग्लेनमार्क फ्यूचर के 1490 के आसपास। ओके, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जोड़ दीजिए टॉप कॉल्स की लिस्ट में। एक और बढ़िया सी कंपनी। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार पहला सौदा।